नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अभी तक हम लोगों ने बात करी थी एडिशन की, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, नेक्स्ट लिखो वहां पे, लिखो वहां पे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अब देखो अभी तक हम लोगों ने किसकी बात करी थी, एडिशन की। और अगर दो वेक्टर्स होंगे तो कैसे ऐड करेंगे, अगर दो वेक्टर्स होंगे तो उनको हम ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। और अगर दो से ज्यादा होंगे तो सबको फिर हम क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी, सब्ट्रैक्शन की। और देखो सब्ट्रैक्शन कब किया जाता है, देखो हमें कैसे मालूम चलेगा कि वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है। अच्छा, ऐड कब करेंगे, जब क्वेश्चन में कई बार पूछता है टोटल या फिर रिजल्टेंट, तो इसका मतलब होता है वेक्टर को ऐड करना। अब मैं अगर बोल रहा हूं कि कई बार क्वेश्चन में बोलता है फाइंड आउट चेंज इन वेलोसिटी, कई बार ऐसा वर्ड यूज करता है फाइंड आउट चेंज इन वेलोसिटी, या फिर लिखता है वहां पे फाइंड आउट चेंज इन मोमेंटम। तो जब भी वर्ड यूज होगा चेंज, तो इसका मतलब है कि हमें वेक्टर को वहां पे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब भी चेंज वर्ड यूज करेगा इसका मतलब कि वेक्टर को हम वहां पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब मैं अगर बोल रहा हूं कि यहां पे एक वेक्टर है ए, और यहां पे एक और वेक्टर है बी, तो एक वेक्टर ए है दूसरा बी है। मान लो एक का मैग्नीट्यूड है 4 न्यूटन, दूसरे का मैग्नीट्यूड कितना, 3 न्यूटन। एंगल कब मिलता है, एंगल मिलता है जब दोनों वेक्टर के टेल टू टेल क्या करते हैं। तो मान लो यहां पे जो दो वेक्टर्स हैं उनके बीच का एंगल कितना है, 60 है। अब मैं अगर पूछता हूं कि फाइंड आउट बताओ इसका मतलब क्या है। अगर मैंने लिखा वहां पे फाइंड आउट ए प्लस बी का मॉड, तो हमें मालूम है यहां पे हम दो वेक्टर्स को क्या कर रहे हैं, तो वहां पे रिजल्ट याद है, यही लिखते थे नहीं लिखते थे, जब ए और बी को ऐड करेंगे तो वहां पे हमें क्या मिलेगा, रिजल्टेंट सी मिलेगा। तो जब मैंने बोला ए प्लस बी का मॉड, तो बेसिकली हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं, हम जा रहे हैं वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। सी वहां पे रिजल्टेंट है कि नहीं है वहां पे। अच्छा, वेक्टर सी का रिजल्टेंट अगर कैलकुलेट करना है तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब यूज करो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो क्या हो जाएगा वहां पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू क्या हो जाएगा, cos 60 हो गया 1/2। तो जो वेक्टर, जब हम ए और बी वेक्टर को ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा, बताओ उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा वहां पे, ये 4 है ना, बोलो अब कितना हो जाएगा, cos 60 1/2। तो ये वाली टर्म तो क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। अब कितना आ गया, रिजल्ट आ जाएगा वहां पे 37। देखो है कि नहीं वहां पे। तो अभी इस केस में यहां पे हमने दो वेक्टर्स को क्या किया था, ऐड किया था। अब मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि फाइंड आउट डी, और डी को मैं क्या लिख रहा हूं, ए माइनस बी। इससे पहले हमने क्या कैलकुलेट किया था, इससे पहले हमने कैलकुलेट किया था सी, सी का मतलब था वहां पे ए प्लस बी। देखो यही है कि नहीं है, इससे पहले हमने दो वेक्टर को ऐड किया था। अब मैं क्या बोल रहा हूं, दो वेक्टर को हम क्या करने जा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है, जैसे अगर मैंने बोला कि एक वेक्टर दिया है ए की वैल्यू दी है 2i कैप प्लस 3j कैप, दूसरा वेक्टर दिया है बी की वैल्यू दी है -i कैप प्लस। अब मैं अगर बोलता हूं कि वेक्टर सी का मतलब है, अगर एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, और मैंने क्या लिखा, ए प्लस बी को क्या करो, ऐड करो, तो हमें क्या मिलेगा। अब इन दोनों को वेक्टर फॉर्म में ऐड कर देना,
बताओ जब वेक्टर फॉर्म में ऐड करोगे तो 2i कैप माइनस आई कैप क्या देगा, आई कैप प्लस, बताओ ये रिजल्टेंट वेक्टर है कि नहीं है वहां पे? यहां पे हमने वेक्टर फॉर्म में इसको क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। तो हम ऐसा बोलेंगे नहीं, बोलेंगे कि अगर एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है तो इनको जब ऐड करेंगे तो रिजल्ट अगेन एक वेक्टर होगा कि नहीं होगा? सिमिलरली अगर एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी और मैंने बोला है कि दोनों वेक्टर को वहां पे सब्ट्रैक्ट करो, तो बताओ रिजल्ट अगेन एक वेक्टर ही होगा कि नहीं होगा? सब्ट्रैक्ट करो जरा, तो क्या हो जाएगा, 3i कैप और 3j कैप माइनस 4j कैप, तो चेक करो ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, 3i कैप माइनस वहां पे क्या हो गया, j कैप है। समझ में क्या बोल रहा हूं मैं अभी? नहीं क्या यस? हाँ बोलो क्या समझ में आया तुम्हें? लास्ट टर्म पे कहाँ थे? तो अल्टरनेट देर तबीयत खराब होती है तुम्हारी। हाँ फिर क्या देखा था लेक्चर में? यूनिट, क्या देखा था यूनिट वेक्टर में? अरे बताया था यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कैसे करते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं? कैसे फाइंड आउट करते हैं यूनिट वेक्टर? हाँ क्या? तो लेक्चर भेजे थे। हाँ क्या बताया था, किसी वेक्टर को अगर डिवाइड कर दें उसके मैग्नीट्यूड से तो हमें क्या मिलता है, यूनिट वेक्टर मिलता है। अब मैंने यहां पे बोला कि जैसे एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, यहां से क्या मिला, यहां से मिला रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर दोनों यहां पे देखो ए और बी का मैग्नीट्यूड था तो हमने सी का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, लेकिन अगर ए वेक्टर फॉर्म में होता बी भी क्या होता, वेक्टर फॉर्म में होता, तो रिजल्टेंट क्या होता, रिजल्टेंट होता है ए प्लस बी। तो मैंने बोला जब दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो एक वेक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा? और सिमिलरली जब हम दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट भी वहां पे क्या बनेगा, एक वेक्टर आएगा। कितनी चीज क्लियर हुई? हाँ लिखो इतना, फिर मैं आगे समझाता हूं जरा। लिखा? करे अब देखो मैं क्या चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। एक वेक्टर ए दूसरा वेक्टर बी, फर्स्ट केस में दोनों वेक्टर का केवल मैग्नीट्यूड दिया था या नहीं दिया था? वेक्टर फॉर्म में कोई इक्वेशन थी? नहीं, हमारे पास केवल दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड था, दोनों के बीच में। तो यहां से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब है कि दोनों वेक्टर को हमने ऐड किया
और जो वेक्टर निकल के आया उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया। अब कई बार मैंने बोला है कि इक्वेशन में मैग्नीट्यूड नहीं दिया होता है, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दी होगी, और अगर वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दी है तो सिंपली हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो मैंने बोला कि जब दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो रिजल्ट एक वेक्टर होगा। सिमिलरली जब दो वेक्टर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट भी क्या होगा, एक वेक्टर होगा। अच्छा अब देखो, इसी चीज को हम ऐसे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहां पे तुम मान लो एक्स एक्सिस, इसको मान लो एक्स एक्सिस, इसको मान लो तुम वाई एक्सिस। अच्छा बताओ, अगर वेक्टर ए को अब लिखना होता तो क्या लिखते तुम वहां पे? वेक्टर ए को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना होता तो हम 4i कैप लिखते ही नहीं लिखते वहां पे? अच्छा, वेक्टर बी को लिखना है तो बताओ ये वेक्टर बी कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट। तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा? अरे एक्स कंपोनेंट क्या हो गया? 3 cos थीटा, वाई कंपोनेंट 3 sin थीटा। तो हम ऐसा लिखें क्या, 3 cos 60 i कैप प्लस 3 sin 60। तो जो वेक्टर b है अब अगले स्टेप में हो जाएगा 3/2 i कैप प्लस sin 60 कितना, तो 3√3/2 j कैप। अब बताओ a और b वेक्टर फॉर्म में है कि नहीं? अब मैं बोलता हूं दोनों वेक्टर को ऐड करो तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा रिजल्टेंट वेक्टर। अब ऐड करो, ऐड करोगे तो आई कैप वाली टर्म ऐड होगी, कितना देगा? इलेवन बाय 2i कैप, फिर प्लस हो जाएगा 3√3/2 जे कैप। देखो यही हमारा यहाँ पे वेक्टर a प्लस बी का रिजल्टेंट है कि नहीं है वहां पे? ऐसा में अब मैंने वेक्टर a और b को वेक्टर फॉर्म भी लिखा, दोनों को ऐड किया तो रिजल्ट एक वेक्टर आ गया कि नहीं आ गया? ये क्या बता रहा है? ये बता रहा था रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब किसी वेक्टर का अगर तुम्हें x कंपोनेंट मालूम है, किसी वेक्टर का y कंपोनेंट मालूम है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? √(ax²). तो कितना हो जाएगा? 121/4 प्लस 3 इंटू √3 यानी कितना? 9 3 27/4, यही ना? अब चेक करो क्या देगा वहां पे, 148/4। इसको अब सॉल्व करो, बताओ इतना बन रहा है कि नहीं बन रहा? √37। समझ में रहा है? तो अगर हम वेक्टर फॉर्म में ऐड कर दें तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर फॉर्म में मिलेगा, और फिर हमें वेक्टर का x कंपोनेंट मालूम है, y कंपोनेंट मालूम है, तो वहां से हम क्या कर लेंगे? मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। या फिर अगर दोनों का मैग्नीट्यूड मालूम है, एंगल मालूम है, तो फॉर्मूले से भी हम सीधे क्या कर सकते हैं? मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। इतनी चीज क्लियर हुई? रब कर दूं मैं ऐसे, करूं ना रब? अब मैंने क्या बोला कि जब दो वेक्टर्स को हम ऐड करेंगे तो बताओ रिजल्ट एक वेक्टर आया कि नहीं है? सिमिलरली जब दो वेक्टर्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट भी क्या आएगा? वेक्टर आएगा। अब जैसे अगर देखो मैंने कहीं बोला कि फोर्स की वैल्यू 10i कैप है, तो इसका मतलब फोर्स कहां लग रहा है? देखो अगर मैंने F की वैल्यू 10i कैप लिखी है तो इसका मतलब ये फोर्स 10 न्यूटन का है जो कहां लग रहा है? X के अलोंग लग रहा है वहां पे। अब मैंने क्या बोला, इस F के आगे नेगेटिव साइन लगा दो जरा, ये जो F था इसके आगे नेगेटिव साइन लगा दो, तब क्या होगा? तो ये जो वैल्यू रहेगी ये वैल्यू अब क्या हो जाएगी भाई? F के आगे अगर तुमने नेगेटिव साइन लगा दिया तो ये -10i कैप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब बताओ +10i कैप और -10i कैप में डिफरेंस क्या है? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है कि नहीं है?
है। और हम लोग क्या बोलते हैं, जब भी किसी वेक्टर के आगे नेगेटिव साइन लगा दोगे तो उसको वहां पे हम नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं। समझ में? तो लिखो इतना वहां पे, जब भी हम किसी वेक्टर के आगे नेगेटिव साइन लगा रहे हैं तो वो हमारा क्या बन गया, नेगेटिव वेक्टर बन गया। और नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड सेम लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया, ऑपोजिट। जिस तरह से डेफिनेशन होती है ना पैरेलल वेक्टर की, एंटी पैरेलल वेक्टर की, उस तरह से डेफिनेशन होती है नेगेटिव वेक्टर की भी। नेगेटिव वेक्टर का मतलब होता है वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया, ऑपोजिट। और नेगेटिव वेक्टर बनाने के लिए करना क्या है, उस वेक्टर के आगे केवल तुम नेगेटिव साइन क्या कर दो, लगा दो वहां पे। अब ये जो मैंने डी लिखा है, बताओ इस डी को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए, बताओ ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। वहां पे मैंने लिखा ए प्लस ऑफ क्या हो गया, माइनस बी वेक्टर। अब बताओ बी वेक्टर के आगे कौन सा साइन लगा हुआ है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं कि बी जो है वो नेगेटिव वेक्टर है वहां पे। अब देखो, अब आगे हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, हम लोग डिफाइन करते हैं कि जो सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन बेसिकली एडिशन ही है एक तरह से। जब भी हम सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, सब्ट्रैक्शन को हम ट्रीट क्या कर रहे हैं, इसको हम ट्रीट कर रहे हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। अच्छा, कैसे हम बोल रहे हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, तो एक वेक्टर हमारा क्या है, ए वेक्टर, एक तो वेक्टर ए है और दूसरा हमारा क्या है, बी का नेगेटिव है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि जब दो वेक्टर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। दूसरा मैंने क्या बोला है, सब्ट्रैक्शन को हमेशा ट्रीट करो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, लेकिन जिन दो वेक्टर्स को हम ऐड करने जा रहे हैं उसमें से एक वेक्टर का हमने क्या लिया है, नेगेटिव लिया है। अब बताओ वहां पे अगर डायग्राम देखोगे तो डायग्राम में इस तरह से था, ये वेक्टर ए था, दूसरा यहां पे क्या था, वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल कितना था। अब बताओ अभी हमें जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है उसमें से बी का क्या लेना है, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाता है। अब बताओ हमें जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है उसमें एक वेक्टर ए है, दूसरा बी का, बताओ जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है उनके बीच का एंगल कितना, ये 60, तो ये कितना हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन को हम ट्रीट कर रहे हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। जिन दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं दोनों का मैग्नीट्यूड मालूम है कि नहीं मालूम है, अच्छा दोनों के बीच में एंगल भी मालूम है कि नहीं मालूम है। तो अब हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करेंगे और हम बोलेंगे वेक्टर जो डी रहेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो उसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस 120, और लिखवाया था कॉस 120 की वैल्यू -1/2 है, तो पुट कर दो वहां पे, तो रिजल्ट हो जाएगा 16 + 9 25, कॉस 120 -1/2, तो माइनस क्या हो गया 12, ये वैल्यू कितनी आ गई, √13। तो इसकी यूनिट हो जाएगी वहां पे न्यूटन, ये भी वहां पे क्या हो गया, न्यूटन। सब्ट्रैक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, लेकिन जिन दो वेक्टर्स को हम ऐड करने जा रहे हैं उनमें से एक का क्या लेना है, नेगेटिव। या फिर दूसरा ऐसा भी याद रख सकते हैं कि जो एंगल रहेगा
दो वेक्टर्स के बीच का, उसको 180 माइनस थीटा कर दो, तो आंसर हमारा क्या होगा, मैच कर जाएगा वहां पे। लिखा इतना? हो गया? कर रहे ना अब इसे? अब देखो सबसे पहला डायग्राम ड्रॉ करो। यहां पे हम शो कर रहे हैं ग्राउंड और यहां पे है वॉल, और यहां पे एक बॉल है। जो भी बॉल है वो बॉल का मास m है और बॉल v स्पीड से, यहां पे ग्राउंड, यहां पे क्या है, वॉल, और इस वॉल की ओर एक बॉल मूव करते हुए आ रही है, कितनी स्पीड से, v स्पीड से। कुछ टाइम बाद ये बॉल यहां पे क्या करेगी, कोलाइड करेगी नहीं करेगी? अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आफ्टर कोलिजन ये बॉल उतनी स्पीड से रिबाउंड कर गई। तो बॉल कितनी स्पीड से टकराई, v से, रिबाउंड भी कितने से कर गई, v से कर गई। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड आउट चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड आउट चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल। ड्रॉ किया डायग्राम? पहले डायग्राम ड्रॉ कर ले रहा। यानी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जितनी स्पीड से टकराएगा उतनी स्पीड से बॉल क्या कर जाएगी, रिबाउंड कर गई। अब देखो सबसे पहले लिखो, जब भी हम मोमेंटम की बात करते हैं तो मोमेंटम को हम लिखते हैं मास इनटू वेलोसिटी, बोलते हैं। फिर मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी का होगा वही डायरेक्शन वहां पे किसका होगा, मोमेंटम का होगा। अब बताओ फर्स्ट केस में वेलोसिटी किसके अलोंग है, ये मान लो x। बताओ फर्स्ट केस में वेलोसिटी किसके अलोंग है, पॉजिटिव x के अलोंग। और सेकेंड केस में वेलोसिटी किसके अलोंग है, नेगेटिव x। तो बताओ इनिशियली मोमेंटम कहां है, अगर हम देखेंगे तो हम ऐसा बोलेंगे, नहीं बोलेंगे कि इनिशियली मोमेंटम राइट की ओर है कि नहीं। मोमेंटम का डायरेक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे। तो इनिशियली मोमेंटम राइट की ओर है और बाद में मोमेंटम लेफ्ट की ओर है। देखो है कि नहीं ऐसा वहां पे? अच्छा, अगर हमें इनिशियली मोमेंटम लिखना है तो बताओ इनिशियली मोमेंटम को हम क्या लिखेंगे भाई। मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड तो मास इंटू वेलोसिटी होगा कि नहीं होगा भाई। मोमेंटम का मैग्नीट्यूड होता है m इंटू वी। अब बताओ इनिशियली मोमेंटम का डायरेक्शन क्या है, x। तो वेक्टर फॉर्म में हम ऐसा लिखेंगे एम वी आई कैप। बाद में कहां है, तो हम ऐसा लिखेंगे फाइनली माइनस एम वी आई कैप। देखो है कि नहीं वहां पे? तो इनिशियली मोमेंटम राइट की ओर है, बाद में मोमेंटम क्या है, लेफ्ट की ओर है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, चेंज। तो जब भी हम चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे तो चेंज का फॉर्मूला डेल्टा से लिखा जाता है। डेल्टा क्या बताता है, डेल्टा बताता है चेंज। अगर हमने P लिखा तो चेंज इन मोमेंटम, V लिखेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी। तो यहां पे हम बोल रहे हैं डेल्टा P चेंज इन मोमेंटम है। और चेंज किस में कैलकुलेट करना है, स्केलर में या वेक्टर क्वांटिटी में, वेक्टर में। तो चेंज को हम क्या लिखेंगे, चेंज को हम लिखेंगे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ध्यान रखना यहां पे ये वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा क्योंकि मोमेंटम हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी।
तो जब भी हम चेंज इन मोमेंटम की बात करेंगे, चेंज का मतलब होगा फाइनल में से इनिशियल को क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो। अब देखो दो तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला तरीका क्या है, मैंने क्या बोला, चेंज को हम क्या लिख सकते हैं, चेंज को हम लिख सकते हैं पीएफ प्लस ऑफ, भाई चेंज का मतलब है दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना, और दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। अब बताओ जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है उनमें से एक का हमें क्या लेना है, अब डायग्राम देखो जरा, इनिशियल मोमेंटम ये था कि नहीं था, फाइनल मोमेंटम इधर है कि नहीं है। अभी बताओ दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180। लेकिन हमें इन दो वेक्टर्स को ऐड करना है क्या, नहीं, हमें किसका नेगेटिव लेना है, इनिशियल का। तो इनिशियल का अगर नेगेटिव लोगे तो इसका मतलब यही है कि नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया। अब बताओ जिन दो वेक्टर्स को हमें ऐड करना है दोनों का डायरेक्शन लेफ्ट की ओर है कि नहीं है, तो एंगल कितना आ गया, अच्छा मैग्नीट्यूड कितना, अबे मैग्नीट्यूड है, जीरो कहां से होगा, मैग्नीट्यूड mv है कि नहीं है। तो मोमेंट देखो, जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है, जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है दोनों का मैग्नीट्यूड मालूम है कि नहीं मालूम है, और दोनों के बीच में क्या मालूम है, एंगल। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला a प्लस बी था कि नहीं था, अगर एंगल 0 डिग्री होता है तो हम ऐसा बोलेंगे कि जो भी चेंज इन मोमेंटम है उसका मैग्नीट्यूड a प्लस बी का मतलब क्या होता है, 2mv। देखो ये कि नहीं है वहां पे, और ये बहुत कॉमन रिजल्ट है जो बहुत आगे भी हम यूज करेंगे फिजिक्स में, कि अगर कोई बॉल v से टकराती है और v से रिबाउंड करती है तो चेंज इन मोमेंटम वहां पे क्या होता है, 2mv होता है। लिख लिया इतना, हो गया। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, सब्ट्रैक्शन को हम ट्रीट क्या करें, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, और दो वेक्टर्स को अगर ऐड करना है तो हमें मैग्नीट्यूड चाहिए और दोनों के बीच का एंगल चाहिए। अच्छा, अब जो सेकंड मेथड होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो ऐसा भी होगा कि नहीं होगा, डेल्टा पी वहां पे क्या था, चेंज इन मोमेंटम था, चेंज इन मोमेंटम को हम क्या लिखेंगे, फाइनल। बताओ दोनों की इक्वेशन हमें वेक्टर फॉर्म में मालूम है कि नहीं मालूम है, तो हम ये भी कर सकते नहीं कर सकते हैं कि दोनों को हम सब्ट्रैक्ट वेक्टर फॉर्म में ही कर दें वहां पे। अब वेक्टर फॉर्म में सब्ट्रैक्ट करोगे तो फाइनल का मतलब माइनस एम वी आई कैप माइनस इनिशियल। दूसरा तरीका यह है कि दोनों को हम वेक्टर फॉर्म में क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें। अब बताओ सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर कितना आ गया, -2mv आई कैप, ये हमारा चेंज इन मोमेंटम है। माइनस आई कैप क्या बता रहा है, माइनस आई कैप बता रहा है डायरेक्शन। इसका मतलब है कि जो भी मोमेंटम में चेंज आएगा वो लेफ्ट की ओर आएगा, जो भी मोमेंटम में चेंज आएगा वो कहां आएगा, लेफ्ट की ओर आएगा। और बताओ ये क्या बता रहा है, ये बताओ वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो हम बोलेंगे जो भी चेंज इन मोमेंटम है उसका मैग्नीट्यूड वहां पे क्या होगा, 2mv हो जाएगा।
तो या तो हम वेक्टर फॉर्म में ही सब्ट्रैक्ट करें या फिर हम क्या करें, दोनों वेक्टर को सब्ट्रैक्शन को ट्रीट करें एडिशन, और वहां पे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या कर दें, अप्लाई कर दें। लिखा है इतना? हो गया? लिखो, एक क्वेश्चन लिखो वहां पे। अ पर्सन स्टार्ट्स मूविंग, यहां पे डायग्राम में शो करो ईस्ट, ये डायरेक्शन गिवन है यहां पे। मान लो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में इधर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमारे पास एक पर्सन है और ये पर्सन चलना स्टार्ट करता है 10 मीटर पर सेकेंड से अलोंग ईस्ट। तो लिखो यहां पे, अ पर्सन स्टार्ट्स मूविंग, अ पर्सन स्टार्ट्स मूविंग along east, a person starts moving, a person starts moving along east with speed 10 meter per second. A person starts moving along east with speed 10 meter per second. फिर लिखो वहां पे, after 20 second, after 20 second he founds to be moving, after 20 seconds he founds to be moving, he founds to be moving along north. तो पर्सन ने चलना कैसे स्टार्ट किया, 10 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट की ओर चलना स्टार्ट किया। अब बताओ, जो भी पर्सन है, पर्सन कैसे मूव कर रहा है, तो पर्सन यहां पे मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है पर्सन 10 मीटर पर सेकेंड से चलना स्टार्ट करता है ईस्ट की ओर, लेकिन पर्सन साथ में बताओ अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और क्वेश्चन में क्या बोलता है कि आफ्टर कितने टाइम बाद, तो अगर मान लो यहां पे जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ तो टाइम कितना था, 0, और फाइनली यहां पे टाइम कितना हो गया, और बताओ आफ्टर 20 सेकेंड ये पर्सन हमें कहां मूव करता हुआ दिखाई देता है, टुवर्ड्स नॉर्थ। देखो है कि नहीं है? तो t इक्वल 0 पे पर्सन चलना स्टार्ट करता है 10 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट के अलोंग, और आफ्टर 20 सेकेंड्स हमें ये मूव करता हुआ दिखाई देता है टुवर्ड्स नॉर्थ। तो बताओ इसकी स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन ये पर्सन हमेशा अपना डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। अब लिखो कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड आउट द फॉलोइंग, फाइंड आउट द फॉलोइंग। पहला लिखो वहां पे चेंज इन स्पीड, फाइंड आउट द फॉलोइंग। पहला लिखो वहां पे चेंज इन स्पीड, दूसरा लिखो वहां पे चेंज इन वेलोसिटी। पहला है चेंज इन स्पीड, दूसरा क्या लिखा वहां पे, चेंज इन वेलोसिटी, और तीसरा लिखो वहां पे एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द मैन, एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द मैन। लिखा? अब बताओ फर्स्ट पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है, चेंज इन स्पीड। मान लो स्पीड को हम डिनोट कर रहे हैं यू से, जनरली जो हम सिंबल लेते हैं स्पीड को हम डिनोट करते हैं यू से, और वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, वी से।
तो हमने नोटेशन क्या लिया, u से स्पीड को डिनोट कर रहे हैं, v से वेलोसिटी को। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में क्या बताना है, चेंज इन स्पीड, तो अब सिंबल क्या यूज करोगे, डेल्टा u। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। अब बताओ स्पीड कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? गधे हो, स्पीड कहां से वेक्टर हो गई? अब स्पीड का डायरेक्शन होता है क्या? तो स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। तो जब हमें चेंज इन स्पीड कैलकुलेट करनी होगी तो हम सिंपली क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। बताओ ऐसा ही लिखोगे, फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज का मतलब होता है सबट्रैक्ट करना, लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसको हम सिंपली क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे वहां पे। तो बताओ इनिशियल फाइनल स्पीड कितनी, 10, इनिशियल स्पीड 10, तो हम बोलेंगे चेंज इन स्पीड कितना, 0। तो अगर स्केलर क्वांटिटी होगी तो उसको हम सिंपली क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर रहे होंगे वहां पे। अब सेकंड केस में हमें कैलकुलेट क्या करना है, सेकंड केस में हमें कैलकुलेट करना है चेंज इन वेलोसिटी। अब बताओ वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर, तो यहां पे हम वेक्टर का सिंबल लगाएंगे। अब चेंज को हम क्या लिखेंगे, चेंज को हम लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। देखो ऐसा लिखोगे नहीं लिखोगे, यहां पे जो चेंज इन वेलोसिटी आएगी इसको हम लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी। अब बताओ यहां पे दो वेक्टर को क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। अब सॉल्व करने के दो तरीके हैं क्वेश्चन को। पहला तरीका सॉल्व करने का क्या होगा, वहां पे हम देखो फर्स्ट केस में अगर सॉल्व करना है तो इसको हम ऐसा लिखें, वी एफ प्लस ऑफ, तो फर्स्ट केस में हम सबट्रैक्शन को क्या ट्रीट करें, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। अब सबसे पहले देखो इनिशियली वेलोसिटी कहां पे, एक्स के अलोंग, तो इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है कि नहीं। फाइनली हमें मैन कहां मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, नॉर्थ, तो इस डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है कि नहीं है, वहां पे है। अब तुम ये बताओ, ये तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, जब दो वेक्टर के टेल टू टेल मीट करते हैं तो एंगल पता चलता है। बताओ एंगल कितना है दोनों के बीच में। तो अभी अगर इनिशियल और फाइनल की बात करें तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है कि नहीं है। लेकिन हमें जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है वो ये दो वेक्टर्स हैं क्या, नहीं, हमें जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है उसमें से हमें इनिशियल का क्या लेना है, तो इनिशियल का नेगेटिव ऐसा हो गया कि नहीं हो गया। बताओ फिर से एंगल कितना, बताओ मैग्नीट्यूड मालूम है कि नहीं मालूम है, मैग्नीट्यूड कितना था, 10। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे दो वेक्टर्स को ऐड करना है। दो वेक्टर्स का जो एडिशन रहेगा वो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। वहां पे भाई जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है दोनों का मैग्नीट्यूड मालूम है, दोनों के बीच का एंगल मालूम है, तो यहां से अब तुम कैलकुलेट कर लो चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी 10√2 मीटर पर सेकेंड है कि नहीं है वहां पे, भाई है कि नहीं है वहां पे, 10√2 मीटर पर सेकेंड, यही हमारी वहां पे क्या होगी, चेंज इन वेलोसिटी रही होगी वहां पे। तो इस केस में स्पीड में चेंज 0 है, लेकिन वेलोसिटी में चेंज कितना है, 10√2 है। लिखा है ना। अब दूसरा तरीका सॉल्व करने का, दूसरा जो सॉल्व करने का तरीका वो ये भी है कि नहीं है, डेल्टा वी का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है कि दो वेक्टर को वहां पे क्या करो, सबट्रैक्ट करो।
अब दूसरा तरीका ये भी है कि नहीं कि हम वेक्टर फॉर्म में इसको क्या कर दें, सबट्रैक्ट कर दें। अब बताओ इनिशियली जो वेलोसिटी वेक्टर है उसको हम ऐसा लिखेंगे 10 i कैप, फाइनल वेलोसिटी जो वेक्टर रहेगा उसको वेक्टर फॉर्म में 10 j कैप लिखोगे, नहीं लिखोगे वहां पे। अब बताओ यहां पे इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहां पे इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा वी, फाइनल का मतलब 10 j कैप माइनस 10 i कैप। बताओ ये वेलोसिटी में चेंज वेक्टर फॉर्म में है कि नहीं। अब किसी वेक्टर का y कंपोनेंट मालूम है, x कंपोनेंट मालूम है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ -10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो जो भी चेंज इन वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 100 कितना हो गया 10√2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो या तो हम ट्रीट करें एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स या फिर हम दोनों को हम वेक्टर फॉर्म में क्या कर दें, सबट्रैक्ट कर दें। लिखा इतना। अच्छा, जो भी चेंज इन वेलोसिटी है, जो भी चेंज इन वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड इतना है कि नहीं है। डायरेक्शन क्या है, तो जब हम चेंज इन वेलोसिटी की बात करेंगे तो देखो दोनों तरह से देख सकते हैं। वहां पे यहां पे अगर देखोगे तो जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है वो ऐसे थे कि नहीं थे। वहां पे यहां पे फाइनल था, यहां पे इनिशियल का नेगेटिव था, तो डायग्राम ऐसा था कि नहीं था। यहां पे क्या, अब देखो यहां पे अगर देखोगे तो यहां पे हो जाएगा -vi, यहां पे vf था कि नहीं था। अब vf को उठा के यहां पे लाके प्लेस कर दो। बताओ एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से कोइंसाइड कर गया, नहीं कोइंसाइड कर गया। अब ऐसा होगा तो इसको देखो वहां पे ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट है कि नहीं है। भाई डेल्टा वी का मतलब है दो वेक्टर का रिजल्टेंट। तो एक वेक्टर का हेड अगर दूसरे वेक्टर के टेल से कोइंसाइड कर रहा है तो जब भी हम फर्स्ट का टेल और सेकंड के हेड को ज्वाइन करेंगे तो ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा कि नहीं होगा। अब रिजल्टेंट वेक्टर ने मान लो अगर अल्फा एंगल फॉर्म किया तो बताओ tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वेक्टर की लेंथ का मतलब होता है उसका मैग्नीट्यूड, तो यहां पे हो जाएगा 10/10 1 का मतलब अल्फा कितना आ रहा है। अच्छा, अब यहां से भी देख सकते नहीं देख सकते वहां पे ये भी क्या है, अबे ये भी क्या है, अबे वेक्टर फॉर्म में चेंज इन वेलोसिटी है कि नहीं है। तो वेक्टर फॉर्म में अगर मालूम है तो ये हो गया x, ये हो गया y। अब बताओ ये वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में, इसका x कंपोनेंट नेगेटिव, y कंपोनेंट पॉजिटिव। तो ये जो वेक्टर रहेगा ये वेक्टर हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा कि नहीं होगा। अब यहां से इसको ज्वाइन कर दो तो बताओ यही हमारा चेंज इन वेलोसिटी होगा कि नहीं होगा। तो जो भी चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। और यहां से भी अगर एंगल कैलकुलेट करोगे तो एंगल क्या लिखा जाता है tan अल्फा इक्वल्स टू
मैंने लिखवाया था जब भी हम वेक्टर का एंगल कैलकुलेट करेंगे तो हम केवल मैग्नीट्यूड लेंगे, तो यहां पे भी 10, यहां पे भी हमें केवल मैग्नीट्यूड लेना है। तो अल्फा कितना, अबे अल्फा अल्फा आ गया 45 डिग्री, देखो है कि नहीं है वहां पे। तो या तो हम यहां पे ट्राइंगल लॉ लगा के रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लें, या फिर वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन मालूम है तो वहां से हम रिजल्टेंट क्या कर लें, कैलकुलेट कर लें। लिख लिया इतना? मैंने तो अभी लिखा, तुम लोगों ने लिख लिया? हाफ आएगा, वैसे ही बोल सकते हो वहां। ये लिखवाया था ना अपन रिजल्ट कि दो वेक्टर्स का अगर मैग्नीट्यूड सेम होगा तो रिजल्टेंट एग्जैक्ट मिड में आएगा। लिखा इतना? हो गया? अच्छा, वेलोसिटी में चेंज कितना आया? 10√2। और डायरेक्शन क्या निकल के आया? 40। अब इस डायग्राम में देखो जरा, देखो जरा इसको, अगर डायग्राम में अगर देखोगे वहां पे तो हम ऐसा बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, जो ईस्ट है ना उसको मान लो एक्स एक्सिस वहां पे, और नॉर्थ को क्या माना हमने? वैसे अगर देखोगे तो ऐसा है कि नहीं, यहाँ पे हमने शो किया है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, यही है कि नहीं है वहां पे? अब देखो क्या चीज ध्यान रखना है, अगर मैंने यहां पे एक लाइन खींची, हमने यहां पे एक लाइन खींची और ये लाइन कितने एंगल पे है, तो ये जो रहता है इसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो ज्योग्राफी में जब हम बोलते हैं ना नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है कितना एंगल? 45 डिग्री। सिमिलरली अगर मैंने यहां पे एक लाइन खींची, ये भी कितने पे? तो ये जो रहेगा इसको हम बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। पोल से ही लिया जाता है, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। अगर मैंने यहां पे एक और लाइन खींची, ये भी 45 डिग्री पे, तो हम बोलते हैं ज्योग्राफी में इसका डायरेक्शन क्या है? साउथ ईस्ट है। और अगर मैंने यहां पे एक और लाइन खींची, 45 डिग्री पे होना चाहिए। अगर एग्जैक्ट मिड में लाइन होगी तो उस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट बोलते हैं। अब बताओ हमारा जो एंगल निकल के आया वो एग्जैक्ट मिड पे आया कि नहीं है? तो क्वेश्चन में कई बार ये भी पूछता है कि जो चेंज इन वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड तो यही है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? तो डायरेक्शन हम बोलेंगे वहां पे नॉर्थ वेस्ट। समझ में? तो जो भी वेलोसिटी में चेंज आएगा वो आएगा 10√2 और उसका डायरेक्शन वहां पे क्या है? नॉर्थ वेस्ट है। लेकिन मान लो अगर कभी ऐसे कोई लाइन दी हुई है, अब बताओ ये लाइन कितना एंगल फॉर्म कर रही है? 15 डिग्री। किससे? अबे ईस्ट से, ईस्ट से 15 डिग्री है। और अगर नॉर्थ से देखोगे तो 75 ना। तो अब ये जो लाइन रहेगी इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम ऐसा लिखेंगे 15 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। जिससे एंगल मेजर किया जाएगा वो लास्ट में लिखा जाएगा।
तो हम बोलेंगे इसका डायरेक्शन हम नॉर्थ ईस्ट नहीं है, हम इसका डायरेक्शन बोलेंगे 15 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये डायरेक्शन कितना हो गया, ये एंगल पूरा, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं इस लाइन को 75 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, है कि नहीं है। मान लो अगर मैंने यहां पे कोई खींची लाइन और ये लिखा मैंने वहां पे, अब बताओ इसको लिखने का तरीका क्या होगा, इसका लिखने का तरीका होगा 10 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, है। और अगर मैंने यहां कहीं एक लाइन खींची है, ये एंगल, तो अब क्या लिखोगे यहां पे, अब तुम लिखोगे यहां पे 25 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। तो इस तरह ज्योग्राफी में लिखा जाता है। लेकिन अगर एग्जैक्ट 45 डिग्री होगा तो सिंपली हम नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट या फिर क्या लिखेंगे, साउथ वेस्ट लिखेंगे वहां पे। अभी लिखो ना, क्या बैठ रहा है। जिसके साथ एंगल मेजर किया गया है वो बाद में लिखा जाएगा। ये ज्योग्राफी में था कि नहीं था डायरेक्शन ऐसे लिखने का। अच्छा, 10 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ का मतलब क्या हो गया हिंदी में, 10 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, इसका मतलब हिंदी में क्या हो गया, साउथ से 10 डिग्री ईस्ट की ओर, यही ना। हो गया। लिख लिया इतना। अब देखो जो क्वेश्चन का थर्ड पार्ट था, थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया था, थर्ड पार्ट में पूछा गया था एवरेज एक्सेलरेशन। अभी यही था नहीं था, थर्ड पार्ट में था एवरेज एक्सेलरेशन, और इसका फॉर्मूला तुम लोग आगे पढ़ोगे मैकेनिक्स में। और जो भी एवरेज एक्सेलरेशन रहता है उसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ये जो फॉर्मूला रहता है ये काइनेमेटिक्स में आता है, लेकिन वेक्टर में जब हम पढ़ते हैं तो ये फॉर्मूला याद रखना है। जो भी एवरेज एक्सेलरेशन होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या होता है, टाइम इंटरवल। अब अगर हमें देखो दोनों तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अबे हमें एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। अगर हम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेंगे तो एक्सेलरेशन का भी क्या मिलेगा। अब बताओ जो भी चेंज इन वेलोसिटी है वो कितनी थी, वो थी वहां पे 10√2। टाइम कितना था, तो जो भी एवरेज एक्सेलरेशन है
उसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया 1/√2 मीटर पर सेकेंड, और इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन है वहां पे नॉर्थ वेस्ट। और ये क्वेश्चन बहुत पहले पूछा गया एग्जाम में आईआईटी में कि पार्टिकल का एवरेज एक्सेलरेशन कितना है, तो पार्टिकल का एवरेज एक्सेलरेशन होगा 1/√2, लेकिन जो 4 ऑप्शन थे उसमें डायरेक्शन मेन था वहां पे, तो उसमें एक डायरेक्शन वहां पे नॉर्थ ईस्ट भी दिया था, दूसरा डायरेक्शन क्या था नॉर्थ वेस्ट भी वहां पे। अच्छा, फॉर्मूला हमने क्या लिखा है वहां पे, अबे फॉर्मूला हमने ए एवरेज का डेल्टा वी बाय डेल्टा टी भी लिखा है कि नहीं लिखा है। अब दूसरा तरीका यह भी था कि हम डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड नहीं लेते, तो डेल्टा वी की वैल्यू कितनी थी 10j कैप माइनस 10i कैप डिवाइडेड बाय 20, तो ये क्या दे देगा, अबे दे देगा ये माइनस आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय 2। देखो ऐसा देगा कि नहीं देगा यहाँ पे। अब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है एवरेज एक्सेलरेशन किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, ये है कि नहीं। अब किसी वेक्टर का एक्स और वाई कंपोनेंट मालूम है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √- -1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 1/4 प्लस 1/4, ये कितना हो गया 2/4, 1/2 अंडर रूट लोगे तो क्या होगा 1/√2। तो जो भी एवरेज एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा वी बाय, तो एक तो तरीका है कि वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में पुट कर दो डेल्टा वी को, दूसरा तरीका क्या है वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड लोगे तो एक्सेलरेशन का भी हमें क्या मिल जाएगा मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। आया कि नहीं है। लिखो अब क्वेश्चन करके देखो, ऐसे ही क्वेश्चन है। लिखो वहां पे अ पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड, a particle is moving eastward, a particle is moving eastward with a velocity of 5 meter per second, a particle is moving eastward, a particle is moving eastward with a velocity of 5 meter per second in 10 seconds, in 10 seconds the velocity changes to, a particle is moving eastward with a velocity of 5 meter per second. In 10 seconds, the velocity changes to 5 meter per second northward. In 10 seconds, the velocity changes to 5 meter per second northwards. The average acceleration in this time is, the average acceleration in this time is, the average acceleration in this time is, अब 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन लिखो वहां पे 0, दूसरा ऑप्शन लिखो वहां पे 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, तीसरा 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट,
टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, 1/√2 टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, और चौथा ऑप्शन लिखो 1/√2, 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स नॉर्थ। तीसरा है 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स नॉर्थ। अब करके देखो कितना आ रहा है वहां पे। डायरेक्शन शो करो, अब डायग्राम ड्रॉ करो। पर्सन किधर की ओर जा रहा था? तो ऐसा है कि नहीं है? पर्सन इधर जा रहा है, कितने से जा रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड से। ऐसा डायरेक्शन चेंज कर रहा है। कुछ टाइम बाद ये हमें कहाँ जाता हुआ दिखाई देता है? नॉर्थ। कितने से? कितने टाइम में ऐसा हुआ? और हमें मालूम है कि जो भी एवरेज एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। अब चेक कर लो वहां पे। अब मैंने सॉल्व करने का तरीका क्या बताया था? दोनों को या तो पहले वेक्टर फॉर्म में ही क्या कर लो? सब्ट्रैक्ट कर लो। तो पहला कैलकुलेट करो डेल्टा वी कितना। बोलो भाई। इनिशियल वेलोसिटी कितनी? आई कैप, क्योंकि इसको हमने मान लिया एक्स एक्सिस, इसको मान लिया, तो हमने एक्स ईस्ट के अलोंग माना है, वाई नॉर्थ के अलोंग। अब बताओ फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? अब बताओ हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस, बताओ ये डेल्टा वी वेक्टर हो गया कि नहीं हो गया? अब डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी हमें क्या दे देगा? हमें दे देगा वहां पे एवरेज एक्सेलरेशन। अब बताओ जो भी एवरेज एक्सेलरेशन है वो कितना आ गया? वो आ जाएगा 1/2, तो बाहर निकाल लो, माइनस आई कैप प्लस जे कैप। बताओ इतना है कि नहीं? अब बताओ ये जो एवरेज एक्सेलरेशन आ रहा है उसकी वैल्यू क्या निकल के आ रही है? उसकी वैल्यू निकल के आ रही है -1/2 आई कैप प्लस, अब किसी वेक्टर का x और y कंपोनेंट मालूम है तो हमें उसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। मैग्नीट्यूड हो जाएगा √AX² प्लस AY²। तो वैल्यू फिर से वही आ गई कि नहीं आ गई? 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताओ ये वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? इस वेक्टर का अगर हम क्वाड्रेंट चेक करें तो x कंपोनेंट -½ y कंपोनेंट, तो ऐसा है कि नहीं है? और इस डायरेक्शन में हमारा होगा, अब बताओ ये एंगल कितना निकल के आएगा? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। अब ये अगर एंगल 45 डिग्री होगा तो मैंने क्या बोला है? एग्जैक्ट अगर 45 डिग्री है तो डायरेक्शन क्या लिखा जाता है? डायरेक्शन लिखा जाता है वहां पे नॉर्थ वेस्ट। तो देखो जो 4 ऑप्शन है उसमें से एक ऑप्शन है कि नहीं है? 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स क्या है? नॉर्थ वेस्ट। देखो है कि नहीं है वहां पे?
हो गया? रब करें ना? नहीं हुआ क्या? फिर लिखो वहां पे नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ करो। यहां पे हम शो कर रहे हैं ग्राउंड, और ग्राउंड पे इस तरह से एक बॉल हिट कर रही है, और यही बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक बॉल v वेलोसिटी से क्या कर रही है? हिट कर रही है। और जब ये बॉल हिट करती है तो ये बॉल नॉर्मल से कितना एंगल फॉर्म करती है? थीटा। बॉल का मास कितना दिया हुआ है? बॉल का मास दिया है m, तो बॉल का मास m, बॉल की वेलोसिटी कितनी? v। अब ये बॉल थीटा एंगल पे हिट करती है और ये बॉल थीटा एंगल पे ही रिबाउंड करती है उतनी स्पीड से। तो जितनी स्पीड से बॉल टकरा रही है उतनी स्पीड से बॉल रिबाउंड कर रही है। नॉर्मल से जितने एंगल पे टकरा रही है, नॉर्मल से उतनी एंगल पे बॉल क्या कर रही है? रिबाउंड कर रही है। अब लिखो कैलकुलेट क्या करना है। फाइंड आउट चेंज इन मोमेंटम, फाइंड आउट चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल, फाइंड आउट चेंज इन मोमेंटम of the ball, find out change in momentum of the ball। तो हमें अब कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है जो भी बॉल में मोमेंटम में चेंज आया, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं बोलता है, तो इसका मतलब है कि इसका हमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। अब सॉल्व करने के दो तरीके बताए नहीं बताएं? या तो हम सब्ट्रैक्शन को ट्रीट कर लें, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, या फिर दोनों को हम वेक्टर फॉर्म में क्या करें? सब्ट्रैक्ट करें। तो करके देखो जरा। डेल्टा पी को हमने क्या लिखा है? डेल्टा पी को हमने लिखा था वहां पे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो जो भी डेल्टा पी है, डेल्टा पी को लिखो वहां पे पी एफ माइनस वहां पे क्या हो गया? पी आई। पहले इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो जरा। फर्स्ट मेथड क्या है? दोनों को हम वेक्टर फॉर्म में ही सब्ट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना होगा? जो भी मोमेंटम रहेगा उसका मैग्नीट्यूड तो मास इंटू वेलोसिटी mv है कि नहीं है वहां पे? बोलो, इनिशियली जो मोमेंटम है उसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा? अबे मोमेंटम ऐसा है कि नहीं इनिशियली? यही है। और फाइनली कैसा है? ये डायरेक्शन है कि नहीं इनिशियल और फाइनल का? और मैंने क्या बोला था? वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में है ये पता लगाने के लिए वेक्टर के टेल पे ओरिजिन को इमेजिन कर लो। बताओ इनिशियली मोमेंटम कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ।
और बाद में मोमेंटम कौन से क्वाड्रेंट में? लिखो अब जरा वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन जरा। अगर वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव, वाई क्या था? नेगेटिव। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या था? सेकंड क्या, फर्स्ट है ना? तो फर्स्ट में एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी। लिखो अब जरा इक्वेशन, पहले इक्वेशन लिखो जरा वेक्टर फॉर्म में। बोलो अब इनिशियली मोमेंटम क्या लिखा वेक्टर फॉर्म में? ये वेक्टर कितने एंगल पे था यहाँ पे? कहाँ 45 दिया है? थीटा ना? तो यहाँ पे भी कितना? अब x के साथ कंपोनेंट क्या जाएगा? साइन थीटा। y के साथ, तो हम ऐसा लिखेंगे एम वी साइन थीटा आई कैप माइनस एम वी कॉस थीटा। देखो चेक करो ये इनिशियली मोमेंटम है कि नहीं है? एम वी साइन थीटा आई कैप माइनस क्या हो गया? एम वी कॉस थीटा जे कैप। अब सेकेंड केस में अगर देखोगे तो ये एंगल थीटा है कि नहीं? जिसके साथ थीटा एंगल होता है उसके साथ क्या चलता है? कॉस। तो अब फाइनली मोमेंटम क्या लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा एम वी साइन थीटा आई कैप प्लस एम वी कॉस थीटा जे कैप। हमें क्या करना है? दोनों इक्वेशन को यहां पे वेक्टर फॉर्म में प्लेस करना है। प्लेस करो जरा दोनों को वेक्टर फॉर्म में, जरा करो जरा। फाइनल माइनस इनिशियल, क्या चीज कैंसिल आउट होगा? जब फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो ये वाली टर्म कैंसिल आउट होगी। और यहां पे माइनस, देखो इनिशियल के आगे नेगेटिव साइन लगा है तो ये माइनस माइनस क्या हो गया? तो रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 2mv cos थीटा जे कैप। अब बताओ ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है कि नहीं है? तो अगर हमसे कोई पूछ रहा है कि मोमेंटम में जो चेंज आया उसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो उसका मैग्नीट्यूड होगा 2mv cos थीटा। और ये क्वेश्चन बहुत सारी बुक में दिया हुआ है और पूछा भी जा चुका है। तो जब ये पार्टिकल v स्पीड से और v स्पीड से रिबाउंड करता है एट एन एंगल थीटा विद द नॉर्मल, तो मोमेंटम में चेंज होता है 2mv cos थीटा। लिख लिया? रब करें ना? अबे हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? अब बताओ दूसरा तरीका क्या है? वहां पे जो भी डेल्टा पी है, डेल्टा पी को हमने क्या लिखा? डेल्टा पी को हमने लिखा फाइनल पी एफ प्लस ऑफ माइनस पी आई है। अब डायग्राम देखो जरा। इनिशियली मोमेंटम ऐसा है कि नहीं है? ये पहले शो करो एक्सिस, ये थी एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस। बताओ इनिशियली मोमेंटम ऐसा है कि नहीं है? ये एंगल थीटा। बाद में मोमेंटम ऐसा है कि नहीं है?
ये भी एंगल कितना, देखो चेक करो सही लिखा है कि नहीं लिखा है। यही डायग्राम है कि नहीं है? अब बताओ हमें जिन दो वेक्टर को ऐड करना है उसमें से किसका नेगेटिव लेना है? हाँ, तो इनिशियल का नेगेटिव, इनिशियल का जो नेगेटिव आएगा वो ऐसा आएगा क्या? देखो चेक करो ऐसा है कि नहीं वहां पे। तो ये एंगल भी कितना था वहां पे? अब बताओ ये तुम्हारा वहां पे पीएफ वेक्टर है, ये तुम्हारा वहां पे क्या है, माइनस पी आई वैक्टर है, दोनों के बीच का एंगल कितना, 2 थीटा। अब जिन दो वेक्टर्स की बात कर रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड कितना दिया था? अभी जिन दो वेक्टर्स की बात कर रहे हैं दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, mv, दोनों के बीच में एंगल कितना, 2 थीटा। तो अब बताओ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से क्या बोलोगे? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से बोलोगे कि जो भी डेल्टा पी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर वी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 2 थीटा ना, एंगल थीटा नहीं है, एंगल कितना है दोनों के बीच का, 2 थीटा है। अब बताओ क्या चीज कॉमन निकलेगी, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, पहले तो ऐसा लिख दो वहां पे, 2 एम स्क्वायर वी स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2 थीटा होगा कि नहीं होगा, है इतना। अब ट्रिग्नोमेट्री कुछ फॉर्मूले हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा देता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये मैथ्स के फॉर्मूले हैं। 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा देता है, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या देता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा देता है। अब वैल्यू अगर पुट करोगे तो यहां पे क्या आ जाएगी, ट्वाइस एम स्क्वायर वी स्क्वायर। 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह क्या लिखोगे वहां पे, 2। अब बताओ जब अंडर रूट हटाओगे तो 2 बाहर आएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर से एम वी बाहर आएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा से, और देखो चेक करो इससे पहले भी यही रिजल्ट आया था कि नहीं आया था, 2mv कॉस थीटा। तो जो मोमेंटम में चेंज था वो था 2mv कॉस थीटा। हो गया, लिखो, अब लिखो क्वेश्चन वहां पे। हो गया, अब हो गया ना, लिखो वहां पे, अ पार्टिकल इज मूविंग, क्वेश्चन लिखो वहां पे, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, अ पार्टिकल इज मूविंग, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ with speed v,
A particle is moving on a circular path with speed v. A particle is moving on a circular path with speed v. Find out the change in its velocity. Find out the change in its velocity. Find out the change in its velocity as it moves from. Find out the change in its velocity as it moves from point A to point B. और यहां पे एंगल दिया है, तो पार्टिकल कैसा रोटेट कर रहा है? जो भी पार्टिकल है, पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, लेकिन कैसे चल रहा है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, कितनी स्पीड से? v वहां पे दी हुई है पार्टिकल की स्पीड है। हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है चेंज इन वेलोसिटी जब ये पार्टिकल कहां से कहां जाता है? ए से बी। और सर्कुलर मोशन की प्रॉपर्टी याद है कि नहीं याद है? जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चलता है, वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट के अलोंग होती है। ये था नहीं था 9-10 में रिजल्ट? तो ए पॉइंट पे वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग होगी, बी पॉइंट पे वेलोसिटी भी क्या होगी? अब कैलकुलेट करो वहां पे। तो हमें प्रॉपर्टी ये यूज करनी है सर्कुलर मोशन की कि वेलोसिटी किसके अलोंग होती है? अलोंग द टेंजेंट होती है। हमें कैलकुलेट क्या करना है? चेंज इन वेलोसिटी। तो अब क्या करोगे? वहां पे जो भी चेंज इन वेलोसिटी है उसको हम क्या लिखते हैं वहां पे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यही करना है कि नहीं करना है? अब मैंने क्या बोला है? सॉल्व करने का एक तरीका ये है कि नहीं है कि जो भी चेंज है इसको हम क्या लिखें? फाइनल वेक्टर प्लस ऑफ, इन्हें सब्ट्रैक्शन को हम ट्रीट कर रहे हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। अच्छा बताओ, अभी दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? थीटा है। हाँ, तो पता लगाना पड़ेगा ना। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी 9-10 में, तो पता लगाओ फिर। बोलो, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है? ये इनिशियल है कि नहीं है? तो अगर हम इसको लिखेंगे तो हम ऐसा बोलेंगे, नहीं बोलेंगे कि ये मेरा इनिशियल वेक्टर। बताओ एंगल कब मिलता है? जब दोनों के टेल टू टेल मीट करते हैं। तो इनिशियल को एक्सटेंड करो। बताओ अब जो डायग्राम रहेगा वो डायग्राम कुछ इस तरह से आगे की नहीं आ गया? इस डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर आ जाएगा? इनिशियल। इस डायरेक्शन में अब
ये एंगल कितना 90, ये भी कितना 90, तो अब ये एंगल कितना, ये थीटा, तो ये एंगल 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा। अबे सम पूरा 360 है कि नहीं है वहां पे। तो ये अगर पाई माइनस थीटा है तो ये एंगल कितना, तो जिन दो वेक्टर की अभी बात कर रहे हैं वी आई और वी एफ, इनके बीच का एंगल थीटा है कि नहीं है। लेकिन हमें इन दो वेक्टर्स को ऐड करना है क्या, नहीं, हमें जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है उसमें से इनिशियल का क्या लेना है, बताओ। अब इनिशियल का अगर नेगेटिव लोगे तो एंगल कितना बन गया 180 माइनस थीटा, या फिर क्या हो गया पाई माइनस थीटा। अब बताओ जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है दोनों का मैग्नीट्यूड वी है कि नहीं है, और दोनों बीच में एंगल कितना पाई माइनस थीटा। तो अब लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करो और वहां से कैलकुलेट करो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब क्या लिखोगे वहां पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा, और ट्रिग्नोमेट्री में आगे पढ़ोगे कॉस 180 माइनस थीटा क्या देता है, अरे माइनस कॉस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा क्या देगा माइनस कॉस थीटा। तो अब यहां पे क्या होगा डेल्टा वी इक्वल्स टू वी स्क्वायर, तो क्या कॉमन आ गया, ये बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। देखो ऐसा आएगा कि नहीं आएगा। अब कुछ फॉर्मूले हैं जो बुक में चेक करना। 1 माइनस कॉस 2 थीटा देता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा देता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी यहां पे जो एंगल रहेगा उसका यहां पे हाफ मिलता है। तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या दे देगा 2 साइन स्क्वायर, तो यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी 2v स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा की जगह 2 साइन स्क्वायर। अब बताओ क्या चीज बाहर निकलेगी 2v स्क्वायर का v, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका मतलब क्या होता है साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 क्या देगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां से बताओ यही वेलोसिटी में चेंज का मैग्नीट्यूड होगा कि नहीं होगा। तो जब ये पार्टिकल ए से बी जाएगा वेलोसिटी में चेंज कितना आएगा 2v साइन थीटा बाई 2। लिखो क्या बनाया तुमने, ये फॉर्मूले लिख लेना वहाँ पे। ये फॉर्मूले में बहुत यूज़ होते हैं फिजिक्स में, और ये फॉर्मूला कई जगह यूज़ होता है कि 1 माइनस कॉस थीटा क्या देगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। टेक्स्ट बुक में हर चीज़ मिलती तो फिर क्या फ़ायदा था, फिर तुम यहाँ क्यों होते हैं। हमें डेरिवेशन से मतलब नहीं, हमें केवल ये ध्यान रखना है कि 1 माइनस कॉस थीटा क्या देगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या देगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या देगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा देता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा देता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2।
तो प्लस में वही रहता है, माइनस में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, यानी कॉस का साइन हो जाता है। ये भी रिजल्ट कई बार यूज होगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। आया समझ में वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना? तो या तो हम वेक्टर फॉर्म में सब्ट्रैक्ट करें या फिर सब्ट्रैक्शन को हम ट्रीट कर लें एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। अब इसी में कैलकुलेट करके देखना, अभी पार्टिकल कहां से कहां गया था, ए से बी। अब अगले केस में लेना पार्टिकल गया ए से सी, और नेक्स्ट केस में लेना है पार्टिकल गया ए से डी। ये करके आना है। क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी में चेंज कैलकुलेट करना है जब पार्टिकल कहां से कहां गया, ए से सी गया। और सेकेंड केस में वेलोसिटी में चेंज कैलकुलेट करना है जब ये पार्टिकल कहां से कहां गया, ए से डी गया। तो हम ए से सी देखेंगे वेलोसिटी में चेंज कितना, और ए से डी। क्लियर? तो अब सब्ट्रैक्शन को पढ़ के देखना वहां पे, है ना। अगली क्लास में आएगा लास्ट टॉपिक।